बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं एसी थ्रू रजिस्टर और कैपेसिटर, अब उसी कंटिन्यूटी के अंदर हमारा टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर। और हेडिंग्स का भी सीक्वेंस तकरीबन वही है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अंदर चेंज होंगी। उसमें सबसे पहले है सर्किट डायग्राम, फिर थोड़ी इसकी थ्योरी जो रेलेवेंट थ्योरी है वो बयान की जाएगी और फिर बात को हम आगे इस तरह बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जैसे कि इसके टॉपिक से आपको समझ आ रही है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को आपने कनेक्ट किया है अक्रॉस एन इंडक्टर। ये इंडक्टर के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है और जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल है और इंडक्टेंस इसकी मैक्सिमम है। ये इंडक्टर है और इसकी वोल्टेज सोर्स V है और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आपको पता है कि IRMS इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और ये VRMS है। जो चीज़ आपको सर्किट में नज़र आ रही है उसी को आप यहाँ बयान कर दें। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज़ connected across an inductor L having negligible resistance R। ये सर्किट डायग्राम और जो आपको नज़र आया डायग्राम में वही आपने बयान कर दिया। अब इसकी थ्योरी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हमने बताया कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को हमने कनेक्ट किया है इंडक्टर के साथ, जिसकी इंडक्टेंस जो है L है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल है और ये अपोज करेगी ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज क्यों करती है? क्योंकि ये करंट जो है वो चेंज करता है और उसमें जो थ्योरी हमने चैप्टर नंबर 15 में बार बार रिपीट की थी उसी का हम हवाला देंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर an alternating voltage source connected across an inductor having negligible resistance R opposes the alternating current AC, which is continuously changing। क्योंकि ये वही बात है जो हम बार बार कर चुके हैं कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, वो रिवर्स करती है उसकी पोलैरिटी, उस हिसाब से फिर करंट भी जो है वो चेंज होता रहता है। अब ये जो चेंजिंग करंट है ये क्या करेगा? ये हमारे पास याद रखें कि अब ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है बल्कि इंडक्टर है। जो चेंजिंग करंट है ये क्या करेगा कि ये इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो कि कॉज बनेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये सारी चीज़ हम चैप्टर नंबर 15 में बार बार पढ़ चुके हैं और ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये EMF को इंड्यूस करेगा इस इंडक्टर के अंदर और अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये अपोज करेगा जो इसका वोल्टेज है, यानी ये बैक EMF को पैदा करेगा। तो ये पूरी सीक्वेंस जो हम बार बार चैप्टर नंबर 15 में बयान कर चुके हैं उसी को हमने दोबारा बयान करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस चेंजिंग current produces changing magnetic field which causes changing magnetic flux or according to Faraday's law, this changing magnetic flux produces
इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर पैदा करती है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये सारी थ्योरी अब चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस बैक ईएमएफ इन दी कॉइल। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। जो सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक था उसके अंदर हमने यही बात सारी डिस्कस की थी। थोड़ा इसको श्रिंक करके बयान करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, पूरी बात करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इतना भी कह सकते हैं कि ये जो चेंजिंग करंट है ये कॉज बनता है बैक ईएमएफ का, सिंपली। और बैक ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसका नीचे फार्मूला लिख दें, मगर अगर थोड़ी डिटेल बयान कर देंगे तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या आएगा? सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास है बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर आप बताएंगे वेयर एल इज़ द सेल्फ inductance, current I is given by I is equal to current at any instant is equal to I naught sin 2 pi over t into t। तो ये वो करंट है जो हम पहले भी बार बार बयान कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूँकि हमने दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये कि हमने कहा कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल है। चूँकि रेजिस्टेंस इसके अंदर निग्लिजिबल है तो जो इसका बैक ईएमएफ होगा ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होगा। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 15 में एक रिलेशन पढ़ी थी कि अप्लाइड वोल्टेज इज़ इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस IR। अब यहाँ पर चूँकि R जो है वो हमारे पास नियरली इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास E इज़ इक्वल टू वोल्टेज इज़ इक्वल टू बैक ईएमएफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिलेशन हमारे पास है वो ये बन जाएगी V इज़ इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। और यहाँ आप रीज़न दे सकते हैं एज बैक ईएमएफ इज़ इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो नियरली इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हमने चूँकि जो फेज़ देखना होता है वो बेसिकली वोल्टेज और करंट के दरमियान देखना होता है। और यहाँ जो रिलेशन हमें बता रही है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी मीन्स कि ये स्लोप लेंगे आप IT कर्व के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्लोप ऑन IT कर्व gives the value of voltage। सो अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी वेव फॉर्म। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इसकी वेव फॉर्म। अब इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी? तो सबसे पहले आप देखें कि आपने IT कर्व लेना है, क्योंकि स्लोप जो हमारे पास है वो IT कर्व के ऊपर लेंगे। क्योंकि डेल्टा I ओवर डेल्टा टी ये बता रहा है हमें कि ये बेसिकली ये वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम आपने डिस्कस करनी है। और इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी ये हम बड़ी दफ़ा पहले भी बना चुके हैं। ये स्टैंडर्ड वेव हमारे पास ये बनेगी। अब देखिए हमारे पास ये वेव हम पहले भी बना चुके हैं, मगर अब ये करंट की वेरिएशन, ये करंट है हमारे पास। इसके एंगल भी लिख देते हैं हम, ये 0 है, ये π/2, ये 2 पाई, ये हो गया हमारे पास पाई। ये वेरिएशन ऑफ करंट है, आप करंट की वेरिएशन को बता रहे हो, ये करंट की वेव फॉर्म है। और ये हमारे पास है 3π/2 और यहाँ पर है हमारे पास 2 पाई और यहाँ पर आप ले रहे हैं टाइम फैक्टर। अच्छा, अब स्लोप वाला कंसेप्ट वही वाला पुराना जो मैं पहले भी बता चुका था कि आप इन पॉइंट्स के नाम भी आप रख दें। ये पॉइंट हमारे पास है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारे पास B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है हमारे पास E।
अच्छा, अब इस पॉइंट ओ पर आपने स्लोप देना है और ये स्लोप जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो स्लोप मैंने बताया था, स्लाइड वाला कंसेप्ट मैंने पहले पिछले टॉपिक में समझाया था आपको कि यहाँ पर आप टेंजेंट लें तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन आएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो हम इसको मार्क करते जाते हैं साथ साथ कि यहाँ पर एट पॉइंट ओ स्लोप इज़ मैक्सिमम, सो वोल्टेज, क्योंकि अब वेरिएशन हम करंट की ले रहे हैं, उसका स्लोप जो होगा वो हमें वोल्टेज बताएगा। सो वोल्टेज V विल बी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, V0। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, इसका भी नाम रख दें आप, इसको ले लें आप P। अच्छा, उसके बाद O से A तक जो है स्लोप डिक्रीज़ करता है और यहाँ पर आके जो स्लोप होगा पॉइंट A पर, वो देखें आप बिल्कुल यहाँ पर 0 होगा। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम पॉइंट O to A slope is decreasing, so V will be 0 at A। तो ये A के ऊपर जाके स्लोप क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0, तो ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। फ्रॉम A to B, अब यहाँ पर स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, B पर जाके वो हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A to B स्लोप इज नेगेटिव, सो वोल्टेज विल बी नेगेटिव एट B। तो B पर जाके स्लोप क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू इसके बिल्कुल पैरेलल और इसके बिल्कुल नीचे आप लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और तीसरा पॉइंट जो है वो B से C, आप देखेंगे ये अगेन डिक्रीज़ कर रहा है और C पॉइंट पर जाके इसकी वैल्यू फिर फ्लैट हो जाती है, यानी ये हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है और यानी यहाँ पर वैल्यू इसकी फिर अगेन 0 हो जाएगी। इसको मार्क करें तो ये पॉइंट हमारे पास ये बन जाता है। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, फ्री हैंड इनको ज्वाइन कर दें आप। तो अब मैं इनको फ्री हैंड जो है वो इसके साथ ज्वाइन करता हूँ इन पॉइंट्स को। इसका नाम भी आप रख देते हैं P, इसका नाम है Q, ये R और ये S, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम T। अब इनको फ्री हैंड हमने ज्वाइन करना है। ये तो अब इनके एंगल्स भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ होगा π/2 और यहाँ पर एंगल कितना होगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 π/2। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई और यहाँ पर आएगा 5 π/2। तो अब यहाँ पर आप देखें, कंपैरिजन करें इन पॉइंट्स का, तो आपको नज़र आएगा कि जो पॉइंट हमारे पास है O और P, यहाँ पर जो करंट है वो वैल्यू उसकी है 0 और जो हमने P Q R S T बनाया है, ये स्लोप लिया हमने IT पे और वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, वोल्टेज की। अब पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया O और P, यहाँ पर करंट 0 है बट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पर V0 है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर देखें जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो π/2 का आ रहा है, वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है। कैपेसिटर के अंदर हमने देखा था कि जो है करंट उसमें लीड कर रहा था और इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है। हर पॉइंट को आप चेक कर लें कि ये जो पॉइंट का है हमारे पास A और Q, इस पॉइंट के ऊपर ये π/2 है करंट और वोल्टेज है पाई। तो फेस डिफरेंस कितना है, तो लीड कर रहा है वोल्टेज π/2। और इस पॉइंट पे देखें B और R पर, इस पॉइंट के ऊपर इसका जो फेज़ है करंट का वो पाई है और वोल्टेज का 3 π/2। अगेन जो वोल्टेज लीड कर रहा है वो π/2 है। फिर इस पॉइंट पर देखें C और S के ऊपर ये पेयर बनता है हमारे पास, इसमें जो करंट का फेज़ है वो 3 π/2 है और जो वोल्टेज का फेज़ है वो है 2 पाई। यहाँ पर जो फेज़ का डिफरेंस जो है वो लीड कर रहा है π/2। तो इन तमाम पॉइंट्स को आप लिख कर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ, एट पॉइंट O और P, O एंड P ये पेयर ले लिया हमने। यहाँ पर फेज़ ऑफ करंट वो 0 है, वोल्टेज फेज़ वो है π/2।
तो वोल्टेज लीड कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है एट पॉइंट्स। अब दूसरा पॉइंट है ए और क्यू, ए और क्यू। इस पॉइंट के ऊपर फेज़ ऑफ आई कितना है, फेज़ ऑफ आई हमारे पास है π/2, और वोल्टेज फेज़ कितना है, फेज़ ऑफ वोल्टेज तो ये है पाई, और यहाँ भी देखेंगे लीड कर रहा है। एक पॉइंट का मैं और मेंशन कर देता हूँ, एट पॉइंट्स। अब दूसरा पॉइंट है बी और आर, तो यहाँ पर देखें बी और आर पॉइंट के ऊपर जो फेज़ ऑफ करंट है दैट इज़ इक्वल टू पाई, और वोल्टेज फेज़ कितना है, वो है 3π/2। तो इन सब का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट बाय फेज π/2। तो लीड कौन कर रहा है इसके अंदर, याद रखें इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है। अच्छा क्यों करता है, देखिए हमने कैपेसिटर में देखा करंट लीड कर रहा है, इंडक्टर में हमें नज़र आ रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंडक्टर के अंदर, सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ आपको, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोज करता है, करंट का रास्ता रोकता है, इसलिए करंट पीछे रह जाता है और वोल्टेज मेंटेन रहता है, आगे चलता है। तो ये सिंपल पॉइंट है। बैक ईएमएफ डिटेल में जाएं तो फिर वो आप देखेंगे कि बैक ईएमएफ क्या है, बैटरी के वोल्टेज को अपोज करता है, तो थोड़ा करंट को पीछे रखता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर लीड करता है और करंट थोड़ा रजिस्ट पीछे रह जाता है, फेज़ का लैग होता है। जी, इस लेक्चर का जो अगला हिस्सा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।